हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और आज मैं फिर आया हूँ क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक जो स्टार्ट कराया था उसको लेकर। ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि 3 रिलेशन बताएं। वो रिलेशन आप देख लीजिएगा, उसको मैं सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2x + 3y = 8, 5x ठीक है। मैंने आपसे ये पूछा है वेदर दे आर इंटरसेक्टेड और पैरेलल। तो अब क्या लिखना है हमें? पैर इंटरसेक्ट मतलब क्या ये है? प्रतिच्छेद करेंगे या फिर समांतर होंगे। ठीक है ना। अगर मैं इसे ग्राफिकली बनाता हूँ तो पता चली जाएगा, बट बिना ग्राफ बनाए आप बताइए कि ये पैरेलल होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, आइए। तो सॉल्यूशन में क्या है? सबसे पहले हम इनका रेशियो निकालते हैं, a1/a2। इसका रेशियो आप 2/4 है तो 1/2 हो गया। और फिर b1/b2 निकालते हैं, 3/6 आई मीन 1/2। और c1/c2 आई मीन 8/9। अब आप देख रहे होंगे दो रेशियो बराबर है, तीसरा रेशियो बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे a1/a2 इक्वल है b1/b2 c1/c2। ठीक है, ओके। अब क्या है, हम ये रिलेशन आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से सेकंड रिलेशन था आपके उसमें कि भाई ये दोनों जब बराबर हो और ये तीसरा बराबर ना हो तो इसका मतलब पैरेलल होगी। तो आप बोल देंगे, आप चेक कर लीजिएगा, मेरी वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। ठीक है ना। सेकंड होगा मेरे ख्याल से, चलो कोई नहीं। तो आप लिखेंगे इट इंडिकेट दैट दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। हिंदी में लिख देंगे यह समांतर है। ठीक है, पॉज करके आप नोट करिए सब साथ में। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ एग्जांपल से। ठीक है, आइए। इसमें भी क्वेश्चन मेरा ये है, एक चीज और आया था मैं इसमें, और कोइंसाइड। ठीक है ना। संपाती, संपाती का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को। आइए, तो अब इसमें क्या करते हैं, a1/a2 5/3, b1/b2 2/5। ठीक है। देखिए दोनों बराबर तो है नहीं, दोनों बराबर नहीं हो, तीसरे को निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर ये दोनों बराबर नहीं है इनके रेशियो, थर्ड को निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये पहला केस है। तो आप लिखेंगे a1 तो आप बोलेंगे ग्राफिकली अगर इसे बनाते हैं तो ये क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, आई मीन इंटरसेक्ट होंगे, दे आर इंटरसेक्ट। ठीक है ना, यह प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करेंगे मतलब क्या, जब आपसे ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे कट कर देंगे दूसरे को। ठीक है, पिछले वाले केस में समांतर वाला केस था, दो लाइनें ग्राफ पे अगर बनाते हो तो पैरेलल रहेंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे एक दो, फटाफट पॉज करके मैं रख कर रहा हूँ।
ओके, नोट करो इसे, क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं कराता हूँ ना, आप कोशिश करिए, अगर क्या पता आपको दो चीज केसेस से समझ में आ गए हो, दो एग्जाम्पल, तीसरा अपने आप पहले खुद करिएगा, फिर देखिएगा मैं कैसे कराता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है आपने फिर मेरे को देख देख के कॉपी कर जा रहे हैं, ठीक है। आइए, पहले हम a1 अपॉन में a2 का निकाल लेते हैं, 4 अपॉन में 2, आई मीन 2 अपॉन में 1 आ गया, ठीक है। b1 अपॉन में b2 का निकालता हूँ, -10 और -5 है, ये भी कट के 2 अपॉन में 1 आ रहा है 5 से कट हो रहा है ना। ऐसे c1 अपॉन में c2, 12 अपॉन में 6। इसका क्वेश्चन ना एग्जाम में करीबन 2 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है ना। शुरुआत यहीं से करानी पड़ेगी मेरे को। अच्छा, तीनों ही बराबर आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये उन तीनों में से लास्ट वाला केस होगा संपाती वाला, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जब अभी ग्राफिकली इसे ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही आएगी लाइनें, ये संपाती है, ठीक है ना। यार कोई साइड, ठीक है ना, नोट करिए आप इसको। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मैं 2 करा रहा हूँ 3.1 का। मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने के उसमें आया हूँ, तो जहाँ जहाँ से मुझे उठ गए हैं क्वेश्चन, जैसे कि अब मैंने लगे तो 3.1 के कुछ क्वेश्चन कराए, तो फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें भी कहानी है, बता रहे इंटरसेक्ट बताइए, पहले बताइए कोइंसिडेंट बताइए, ठीक है ना। अच्छा, जब वर्ड ना कोइंसिडेंट वर्ड भी आप कर सकते हो, कोई फर्क वाली बात नहीं इसमें। आइए, पहले a1 अपॉन में a2 निकाल लेते हैं अपने, 5 अपॉन में 7, फिर b अपॉन में b2 ने, फिर c1 अपॉन में c2, ठीक है। अब ये तीनों, अच्छा दो ही बराबर नहीं है तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, निकाल ले, ठीक है। आइए, आप ले लोगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये करेंगे इंटरसेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा था, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर क्या नाम है 13.3.1 चल रहा था मेरा, और जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया मैंने, तो मैं देखा मेरी वीडियो रुक गई थी, तो मुझे दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 कराना पड़ रहा है। एक बार देखेंगे जरा से। और क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड करा दिया है क्वेश्चन अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू से देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि या तो वन सॉल्यूशन या मोर देन वन सॉल्यूशन, तो इसका मतलब वन मोर देन वन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब अगर वन सॉल्यूशन है तो हमारा फर्स्ट वाला रूल ये वाला, और मोर देन वन सॉल्यूशन में क्या है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, ठीक है ना। इसको संगत और असंगत भी कहते हैं, ठीक है। मतलब आपका कोइंसिडेंट और यूनिक सॉल्यूशन वाला केस इसमें आता है, और पैरेलल वाला नो सॉल्यूशन वाला केस इसमें आता है, ठीक है। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कहता है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। चेक करते हैं कि क्या है। चलिए पहले हम रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन में a2, आई मीन 3 अपॉन 3 अपॉन में 2, ऐसे ही b1 अपॉन में b2 निकालेंगे -3। अभी दोनों बराबर नहीं है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो हम बोल देंगे दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो गया, इंटरसेक्ट वाला केस कंसिस्टेंट संगत है, ये संगत है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बगल में क्वेश्चन नंबर में इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है 2x माइनस 3y 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसमें भी वैसे निकालने हैं,
2/4, पहला रेशियो निकाल लिया आपने, दूसरा भी निकालने जा रहा हूं मैं। -3/6 कट के 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब दोनों बराबर आ चुके हैं तो मुझे तीसरा भी निकालना फर्ज बनता है। अगर तीसरा बराबर आ गया तब तो इसका मतलब ये पैरेलल वो कोइंसिडेंट का केस है, और तीसरा अगर पैरेलल नहीं आता है तो इसका मतलब क्या, मतलब तीसरा अगर बराबर नहीं आता तो इसका मतलब पैरेलल का केस है, तो मतलब इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो हम बोल देंगे दे आर नॉट कंसिस्टेंट। ओके, नोट कर लीजिए हमसे, ठीक है ना भाई। कंसिस्टेंट नहीं मतलब असंगत है, मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। पैरेलल है लाइन है, कट होनी चाहिए, एक पे कट हो रही है, एक से ज्यादा पे कट हो रही हो तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन है इनके, ठीक है ना। और इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, मतलब पैरेलल वाला केस, ठीक है। नोट करिए इसे एक बार पॉज करके, ठीक है। इसके और भी आगे केसेस है, वो खुद करिएगा आप। कोई डाउट हो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। आइए, अच्छा अब ना मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ हमारे बुक में नहीं है वो, ठीक है, मगर पेपर में आते हैं, तो जरा नोट कर लीजिए क्वेश्चन। KY 5 और 3X 6Y 4, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ K फॉर नो सोल्यूशन, ठीक है ना भाई। K का मान ज्ञात करो अगर कोई हल ना हो, हल ना हो, ठीक है। चलिए, तो कोई हल ना हो में क्या होता है, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के। 2 × 2 = K, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए भाई। हमें पता है जब बोल रखा है कोई भी सोल्यूशन ना हो, तो कोई भी सोल्यूशन ना हो का मतलब क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें K की जगह यहाँ 4 रखना पड़ेगा। अगर 4 आपने रख दिया तो फिर जो दोनों ग्राफ होंगे पैरेलल होंगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ K फॉर नो सोल्यूशन, ठीक है ना। तो सेम वही है, K का सेम क्वेश्चन है, एक बार खुद आप पोस्ट करके करके देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आया तो इसका, ठीक है। आइए, तो इसका जो क्वेश्चन बनता है, कोई सोल्यूशन ना हो तो इसमें कब होगा, जब B1 A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के। 5/2 इक्वल टू -7/, सॉरी मुझे ना यहाँ पे चेंज करना है, K लिखना है, ठीक है। तो ये 5K/14 हो जाएगा, 7 × 2 5K, इसका इससे मल्टीपल हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ इसमें, अब K की वैल्यू हो गई -14/5। नोट कर लीजिए इसको पोस्ट करके, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे है K की वैल्यू आप -14/5 रखेंगे तो दोनों ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो ये पैरेलल आएगा, मतलब नो सोल्यूशन वाला केस आएगा, ठीक है। 5x + 6y नो
और k+1 x k+2 find value of k for no solution. आइए a1/a2 is equal to b1/b2, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए मिल जाएगा 5k+1 6k+2 k is equal to 4, ठीक है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आइए 8k फॉर, अब मैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, हिंदी में एक बार लिख देता हूं। अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात होगा। आइए तो इसमें क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, 2 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, नॉट इक्वल। पता ना आपको कि कोई भी सोल्यूशन हाउस के लिए क्या होता है, मतलब एक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसका इससे मल्टीपल कर दो, अच्छा 4 है, सॉरी 4 टाइम में कटा ना 11/5, ठीक है। नोट कर लो आप इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में आने के पूरे चांस है इसके, मतलब आना ही आना है, मान के चलिए 90% चाहिए, 95% क्या आएगा आएगा सब, ठीक है। नोट करिए इसको पॉज करके। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया है, करा रहा हूं, मतलब के का मान ज्ञात करना है अनेक हल के लिए के का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इस पे ना हमारे देखिए हमें पता है जब अनेक सॉल्यूशन होते हैं ना तो a1/a2 b1/b2 इक्वल होता है c1/c2। अब ना हम या तो इन दोनों को बराबर लेके कर ले, या तो हम इन दोनों को बराबर लेके, या फिर इन दोनों को, तीन सिचुएशन पे तीनों में से कोई से भी करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं बहुत टफ वाला केस लेता हूं, मैं क्या करता हूं, ये वाला लेता हूं b1। चलो मैं दो तरीके से कम करके दिखाता हूँ, पहले मैं करके दिखाता हूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। वैसे तो मैंने इसे फॉर्म किया है, ध्यान से कहीं गलती नहीं होगी, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें क्या है 2/6 है और 3/k+1, ठीक है। तो 2k और ये हो गया आपका 18, इसका इससे जब मल्टीपल करेंगे आप, ठीक है। 2k+2, 2k बराबर में 16 और k बराबर में 16/2, 8, ठीक है।
तो k की वैल्यू आ गई इसमें 8। अब मैं दूसरी तरीके से भी करके दिखा रहा हूँ, उससे भी मेरा आंसर यही आएगा, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। तो 3 अपॉन में k+1 और k इक्वल टू 6k 24। ठीक है, माइनस k स्क्वायर 5k और 24। इसमें फैक्टराइजेशन वाला आ गया, तो आप मान लो यही तरीका आसान है, बट इससे भी आप कर सकते हैं। k माइनस 8 और +3 और k माइनस 20। ठीक है ना, ठीक है, k माइनस 0 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, लेंदी कह सकते हो। लेंदी आप ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, -3। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो एक ही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नोट पॉसिबल है, ये वाला केस नोट पॉसिबल है। ठीक है ना, ओके। क्योंकि अगर एक बार इनने 8 दिए तो इसे भी 8 ही लाना है, 8 आ ही रहा है, जबकि वो -3 नहीं इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ना k का कंडीशन एक जगह, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, k -3 रख रहे हैं, मगर ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, ओके, इससे नोट पॉसिबल लिख देंगे। आप पॉज करके नोट करिए, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट्स अब ना मैं आपको इसके केस स्टडी के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। मेरे पास जो पेपर था, वैसे मैं PDF आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सैंपल पेपर। और तो क्वेश्चन में मेरा 36 है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, केस स्टडी का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ टीचर आस्क्ड एवरी स्टूडेंट टू राइट द एग्जांपल ऑफ एपी, टू बॉयज आर्यन और रोशन। दो बच्चों से बोला गया है, एक आर्यन नाम का बच्चा है और एक रोशन नाम का बच्चा है। ठीक है, इसकी इन्होंने बोला गया एपी राइट करो, तो इसने एक एपी ये लिखी अपनी, और इसने अपनी एपी ऐसी लिखी है 187, 184 और 181। ठीक है, कह रहा है नाउ द टीचर आस्क्स हिम वेरियस स्टूडेंट टू फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द रिप्रोग्रेशन, हेल्प द स्टूडेंट टू फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन। ठीक है, तो पहली बात तो इनके जो कॉमन डिफरेंस निकाल के उनके फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन। अच्छा ठीक है, तो इनके ना जो कॉमन डिफरेंस निकालने हैं दोनों के, और फिर उसको ऐड करना है। चलिए, तो पहला क्या क्या है, D1, तो A2 माइनस A1 आई मीन -2 -5। ठीक है, -2 + 5 आई मीन 3। ऐसे D2 निकाल लीजिए आप इस वाले का, इसमें क्या होगा A2 - A1 आई मीन 184 - 187 -3। अब इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, सम बोला है, सम इज इक्वल टू D1 + D2, 3 + -3, 3 - 3 आई मीन 0 आंसर इसका। ठीक है, आइए दोबारा बोल रहा हूँ, दो लड़के हैं आर्यन और रोशन, इनसे बोला अपने अपनी एपी बनाओ, इन्होंने अपनी एपी बनाया, कह रहा है इनके कॉमन डिफरेंस निकाले दोनों के, उनका सम बताइए। ठीक है, मैंने निकाल दिया। अब कहता है फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन राइट रिटन बाय द रोशन। अच्छा, रोशन का जो प्रोग्रेशन का 34th टर्म निकालना। ठीक है, तो रोशन वाले का मैं एपी उठाता हूँ पहले, 187, 184, 181। इसमें इसका 34वां टर्म 34th टर्म निकालना है आपको। ठीक है, आइए, तो इसमें ए है हमारा 187, और D बराबर है A2 - A1। इसमें इसका 34वां टर्म निकालना है। 187 और 99, क्योंकि मैंने इधर 3 रख दिया -3, इसका जरा -3 आया था, इसे माइनस करेंगे तो 8 और 8, 88 आ रहा है, तो ये भी हमारा हो गया है। ठीक है, अब कहता है फाइंड द, पहले आप नोट कर लीजिए पॉज करके। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में, कह रहा है फाइंड द
सम ऑफ 10th टर्म, 10 टर्म्स का आर एन का जो एपी है ना उसका 10 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है ना। तो ठीक है, -5 -2 1 4, तो S10 निकालना है, तो ए हमारा आ गया -5, डी आपका आ गया A2 -A1 -2 -5 -2 +5 3, ठीक है ना। तो आपको S10 निकालना है, तो 10/2 10 - 1 और डी 5 2a + 9d, ठीक है। आर्यन वाले एपी के 10वें टर्म का 10 टर्म्स तक का सम बताना है, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये सब्सट्रैक्ट होके प्लस का 3 आ गया, ठीक है। ये हमारा ऐसी रहा और डी निकाल लिया मैंने। और एसएन वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर किसी बच्चे को याद नहीं है, ठीक है बेटा, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें मैं ए और डी की वैल्यू रखने जा रहा हूँ। ए की वैल्यू -5 रखूंगा मैं और डी की वैल्यू 85। नोट कर लीजिए इसको। इसके और में थर्ड पार्ट का था ना, और में भी क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड तो आपको कंपलसरी करना है, मगर जो थर्ड पार्ट है उसके लिए आप पे एक ऑप्शन है, ठीक है। वो मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसके दोनों पार्ट कराऊंगा, मतलब और वाला भी। बच्चों को केस स्टडी में प्रॉब्लम होती है तो उसके क्वेश्चन मुझे कराना बहुत जरूरी है पेपर से पहले। इसका और वाला थर्ड का जो और है वो मैं करा रहा हूँ, इस थर्ड का और। इसमें क्या बोला है, विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन विल हैव ए सेम वैल्यू। अच्छा कौन सा, तो देखो दोनों के एपी है, मैं मानता हूँ भाई ये धीरे धीरे एक का एपी तो बढ़ रहा है, -5 -2 -1 -4, और दूसरे का कम हो रहा है, तो जरूर ऐसा टर्म आ सकता है। मान के चलो आगे जाके मैं इसमें 65 आ जाए, इसमें भी 65 आ जाए, तो 65 एक ऐसा टर्म रहेगा जो दोनों में है। और वो टर्म मान के चलिए 25 है दोनों के लिए, 25 22 में 25 है, 65 यहाँ पे 25 और 65 है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 25। चलो पहले मैं ए एन निकालता हूँ आर एन के लिए। तो इसमें सबसे पहले इसकी मैं बात करता हूँ। ए आपका -5 है, डी आपका मैंने ऊपर निकाल रखा है 3, तो इसका जो ए एन निकलेगा ए + n-1 और डी। ए -5 है, n-1, डी 3 है। मैं मान के चल रहा हूँ ये एंटर बराबर है। आइए अब दूसरे के लिए अगर मैं बात करूं, इसके लिए क्या नाम है, दूसरा बंदा जो भी नाम है इसका, रोशन। तो इसमें आपका ए देखेंगे 187 है, मेजर वो बनाया तो 187, और डी आप देखेंगे कम हो रहा है 3, तो मैंने पीछे भी निकाल रखा है, -3 आ रहा था इसका डी, ठीक है। तो दोबारा मैं करके दिखाई देता हूँ, 184 - 187, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, ठीक है ना। तो अब इसमें इसका ए एंटर में कैपिटल ए एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए + n-1 इंटू डी, ठीक है ना। आइए इसका ए है 187 और इसका जो है n-1 और डी आपका कितना है -3, तो 187 3n + 3, तो 190 -3, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है ना। थोड़ा पॉज करके आप नोट करिए, मैं इसको ना ऊपर वाले केस को रफ करके इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो केस स्टडी का मेरा आज की क्लास, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में कल आपको और क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, मैंने ए स्मॉल ए एन और कैपिटल ए एन बराबर लिख लिया है, और इसकी वैल्यू 3n - 8 है, इसकी 190 - 3n है, ये रहे दोनों वैल्यू आपके सामने ही है, ठीक है। अब मैं इसे देख रहा हूँ, ये एक वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ, ये 6n और ये 198। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन है ये, 6 और 3 जा 3 33, n की वैल्यू 33 है, ठीक है। तो ये करीबन 4 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, मतलब आने के चांस है इसके, ठीक है। लेटेस्ट सैंपल पेपर है ये। मैं इसका जो मतलब आपका स्क्रीनशॉट है वो मैं अपलोड कर दूंगा इसमें वीडियो के साथ, ठीक है। बेटा आज के लिए काफी है इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
है, बाय।